किसी शख्स को पेन होता है तो वो कैसे पहचान करेगा कि ये उसको हार्ट अटैक का पेन है? दिल का दर्द हमेशा देखें सेंट्रलाइज होगा, आपको पूरी छाती में फील होगा। आपको ऐसे फील होगा जैसे छाती के ऊपर किसी हाथी ने पैर रख दिया या किसी ने प्रेशर दिया हुआ ऊपर, पूरी छाती के ऊपर? पूरी छाती के ऊपर फील होगा। तो डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोयटा के अंदर खातून के ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, तशद्दुद किया गया है। क्या समझते हैं, वजूहात क्या है? इसमें मेन वजह मुझे लगता है एक ना डॉक्टर को जो विलन बना के पब्लिक के सामने पेश किया गया है, एक तो ये बड़ी वजह है। कहीं पे मिसहैप होता है, वो आखिर में ये कहते हैं कि ये डॉक्टर की गफलत से हुआ है। मुझे ये बताएं, कभी ये नहीं कहा गया कि जज की गफलत से मसला हुआ, किसी ऑफिसर की वजह से गफलत से ये मसला हुआ, किसी वापडा वाले की गफलत से लाइट चले गई, बंदा एक्सपायर हो गया। वेपिंग का कल्चर आजकल आम हो चुका है नौजवानों के अंदर। ये वेपिंग और स्मोकिंग से कितने नुकसान हैं और क्या ये भी नौजवानों के अंदर जो हार्ट अटैक के मसाइल बढ़ रहे हैं इनकी वजूहात बन रही है? वेप क्या करता है, आपके दिल की नालियों को जाके जला देता है या वहाँ पे तंगी पैदा करता है, उसके बाद वहाँ पे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। वेपिंग पे इतनी सारी रिसर्च अवेलेबल्स नहीं है, इसी वजह से यंग लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है। किसी भी शख्स के ऊपर अगर तेज़ाब गिरता है बॉडी के ऊपर तो सबसे पहले क्या होता है, जो मरीज़ होता है, मुतासरा शख्स होता है, उसको क्या फील होता है, क्या क्या उसको तकलीफ होती है? तेज़ाब जब गिरता है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये आपकी जो मसल्स हैं ये प्रोटीन के साथ बने होते हैं, ये वो जाके प्रोटीन को डिहाइड्रेशन करता है, प्रोटीन और मसल से पानी सारा खींच लेता है, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, तो वो बर्न की तरह फील होता है। तो ये इवन आपके पट्टों को, इवन आपके हड्डियों को भी जला देता है। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और बहुत हाईली इमरजेंसी होती है। इसमें सिर्फ चेहरा नहीं इंसान का जलता, वो पूरी बॉडी को भी जला सकता है। अताई डॉक्टर की वजह से या कोई पेशेंट की डेथ हुई है तो वो तमाम डॉक्टरों को ऊपर धब्बा लग जाता है कि वो लोगों के लिए और किस तरह नुकसानदेह और इसको कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि मैंने पहले बताया डॉक्टर और पेशेंट के बीच में सरकारी अस्पताल में तो थोड़ा गैप है। आवाम जाती है, उन्हें लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए सरकारी डॉक्टर से, वो फिर अताई के पास चले जाते हैं। अताई नब्ज भी पकड़ता है, इवन मालिश भी उनकी कर देता है, इवन उनका सर भी दबा देता है, उन्हें लगता है ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पे रखने के लिए कोई यूज़ होती है कोई वीलो टाइप या इस तरह की, उसके अंदर भी टोबैको या इस तरह की निकोटीन इस्तेमाल की जाती है, उनके किस तरह नुकसान? वीलो देखें, उसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके हार्ट दिल की धड़कन को बहुत तेज़ बढ़ा देता है। अच्छा। इससे आपकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। अगर आप पहले से दिल के मरीज़ हैं तो आप अपना हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इससे और भी दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं वीलो से। ये भी मुझे लगता है बहुत डेंजरस चीज़ है, इस पर भी पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। एक जगह पे कोई शख्स मौजूद है और उसको अचानक हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है, तो सबसे पहले जो साथ वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपके सामने कोई बंदा गिरता है, जगाना है, हिलाना है, उससे पूछना है कि भाई आपको क्या हुआ है। आप देखें वो अगर आंखें भी नहीं खोल रहा, फिर आपने उसकी पल्स देखनी है, पल्स भी नहीं फील हो रही है आपको, तो फ़ौरन से आप उसका CPR स्टार्ट करते हैं। कैसे दे सकते हैं? शॉर्ट कोई तरीका है? शॉर्ट तरीका ये है कि आपने ऐसे अपने दो जो उंगलियां हैं इनको इंटरलॉक करना है, इनको एक्सटेंड कर दें और चेस्ट के सेंटर पे अपना पहला हाथ रखें, उसके बाद उसके ऊपर ये दूसरा हाथ रखें और दबाना स्टार्ट कर दें। इतना ज़ोर से दबाएं कि आपको फील हो चेस्ट 1 से 2 इंच नीचे जाते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी तौर पे आप देखें तो अभी कोयटा के अंदर खातून के ऊपर तेज़ाब फेंका गया है, तशद्दुद किया गया है, तो क्या समझते हैं, वजूहात क्या हैं? कोई डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान कोई गैप है या कोई तलख़ कलामी की वजूहात होती हैं या कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए करते हैं? वजूहात क्या सामने? जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अस्पताल में आए रोज़ डॉक्टर पे तशद्दुद के वाक़यात आए रोज़ बढ़ रहे हैं। इसमें मेन वजह मुझे लगता है एक ना डॉक्टर को जो विलन बना के पब्लिक के सामने पेश किया गया है, एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट का बैरियर था ना, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी बात होती है वो सारा मलबा डॉक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं जो डॉक्टर और पेशेंट के ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि जो भी कहीं पे मिसहैप होता है वो आखिर में ये कहते हैं कि ये डॉक्टर की गफलत से हुआ है। मुझे ये बताएं, कभी ये नहीं कहा गया कि जज की गफलत से मसला हुआ, किसी ऑफिसर की वजह से गफलत से ये मसला हुआ, किसी वापडा वाले की गफलत से लाइट चले गई, बंदा एक्सपायर हो गया। लेकिन डॉक्टर की गफलत से बंदा मरा तो ये पोर्ट कर दिया जाता है। तो इसके पीछे ये है कि डॉक्टर को विलन बना के तो आप कम्युनिटी में पेश कर रहे हो। इसका सारा का सारा नुकसान डॉक्टर्स को तो हो रहा है, साथ में पेशेंट का भी हो रहा है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव मेडिसिन कर रहे हैं। मैं एक बात करता हूं कि जहां पे डॉक्टर मरीज को बचाने की बजाय खुद को बचाने पे एहतियात करे, वो सोचे कहीं मुझ पे झूठे इल्जामात ना लग जाए, मुझ पे तशद्दुद ना हो जाए, वो बेचारा मरीज को बचाने की बजाय खुद को बचाता फिरे, तो आप समझ लो आपका मुआशरा तबाह हो चुका है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि
अक्सर इमरजेंसी के अंदर 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 अटेंडेंट्स आ जाते हैं। हॉस्पिटल नहीं, आप जाओ ऐसा आपको ऐसा लगता है फैमिली पार्क, पब्लिक पार्क बने हुए हैं। कोई बाहर सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको सारी चीजें बाहर छोड़ के जानी पड़ती है, मोबाइल फोन बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। पर हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह क्यों नहीं किया जाता? 10-10, 20-20 बंदे अंदर आ रहे हैं, आईसीयू के अंदर आ रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड के अंदर आ रहे हैं। हर बंदे को डॉक्टर के अस्पताल तक इवन रसाई है। इमरजेंसी में जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहां पे आके 10 बंदे आपसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं हमारे मरीज के साथ क्या मसला है। अचानक से वो मोबाइल निकाल लेंगे, वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, तो वो फिर वीडियो चली जाती है सोशल मीडिया पे। फिर एक लेमैन जब ये डिसाइड करेगा कि मरीज किस वजह से मरा है, तो डॉक्टर पे इल्जामात लगेंगे। तो मुझे लगता है एक तो ये मेन वजह है डॉक्टर की और मरीज के दरमियान जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर ये तशद्दुद और ये लड़ाई झगड़े वाले मामलात होते ही होते हैं। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि लोग जो है सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पताल की तरफ जो रुख है वो ज़्यादा करते हैं। उनको ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है कि हमें अच्छी केयर भी मिलेगी और जो डॉक्टर है उनका बिहेवियर भी देखा जाएगा। दूसरी ये बात है कि जो अक्सर डॉक्टर होते हैं वो सरकारी अस्पताल के अंदर उनका बिहेवियर और होता है और अपनी क्लिनिक्स पे या प्राइवेट में और तरह से बिहेव करते हैं। तो क्या आप समझते हैं वजूहात क्या है इसकी? इस पे ये मेन वजह तो मुझे लगता है हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के अंदर अगर किसी डॉक्टर का आपको बिहेवियर चेंज लगता है, उसमें मुझे लगता है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं। सारे डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर सकता, आपको मैं 95% डॉक्टर या 90% डॉक्टर्स की ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं वो इतने तो एक तो पाकिस्तान में प्राइवेट इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर कोई कर भी रहे हैं तो उनकी इतनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलती नहीं है। बाकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोफेसर्स करते हैं, वो इतना इमरजेंसी में कम ही होते हैं, उनके राउंड्स होते हैं। वो ये जो मेन एक्सपोजर होता है यंग डॉक्टर्स के साथ होता है पेशेंट्स का। यंग डॉक्टर इतना प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर कोई कर भी रहा होता है उस पर आपको बिहेवियर चेंज लगा है, तो वो मुझे लगता है सरकारी अस्पताल में जब आप 40 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे ड्यूटी करके बैठे होंगे, तो वहाँ पे जब अटेंडेंट आते हैं तो एक तो आप पेशेंट को टाइम कम दे पाते हो। जब एक पेशेंट को आप टाइम कम दोगे, आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, तो अगला बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, वो आपको पेशेंट को डॉक्टर का जो बिहेवियर है थोड़ा सा हार्श फील होता है। तो ये मुझे लगता है पब्लिक को शिकायत है, कंप्लेंट रहती हैं। डॉक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट के साथ बड़ी सॉफ्ट और तरीके के साथ बात करे और टाइम दे पाए। बदकिस्मती से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर टाइम नहीं दे पाता, उसमें मुझे लगता है डॉक्टर की गलती नहीं है, जो ड्यूटी आवर्स इतने लंबे होते हैं और पेशेंट का बर्डन, ओवरलोड बर्डन होता है, तो इस वजह से ये थोड़ा गैप रहता है। हमें आए रोज़ ये इतलात मिलती हैं या मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग कहते हैं कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से बंदा मर गया या उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो गया या उसको बीमारी जो बढ़ गई है वो डॉक्टर की गफलत की वजह से हुई है, या कोई डेड बॉडी हो जाती है खुदा ना खासा, उसको लेके वो रोड को बस जांच करने के लिए आ जाते हैं। तो सारा बर्डन वो कहते हैं कि डॉक्टरों की वजह से हुआ। डेफिनेटली डॉक्टर्स भी अगर उसके अंदर अगर बेएहतियाती कहीं पे करते हैं तो उनके ऊपर भी बर्डन आता है। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के मामलात को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरह से क्या चीज़ें अडॉप्ट करें ताकि जो पेशेंट्स का ट्रस्ट है वो डॉक्टर के ऊपर बने और डॉक्टर भी कोऑपरेट के साथ चले? देखिए, अवाम को तो एक बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर कोई फरिश्ता नहीं होते। डॉक्टर से आप कोई मौजा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर वहां पे खड़ा हुआ है, एक लाइफ बचाने के लिए कोशिश करता है। शिफा और जिंदगी मेरा अल्लाह ताला देता है, डॉक्टर के हाथ में जिंदगी नहीं है। जब ये अवाम समझ लेगी तो वो डेड बॉडी उठा के बाहर एहतजाज नहीं करेगी। डॉक्टर से अक्सर शिकवा यही होता है कि डॉक्टर ने भी गलत टीका लगा दिया, इस टीके की वजह से मरीज की जिंदगी चली गई। तो भाई एक लेमैन कैसे डिसाइड कर सकता है जब उसको ये नहीं पता कि आपके मरीज को बीमारी क्या है, तो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि इस वजह से वो मर गया या इस टीके की वजह से या डॉक्टर की गफलत से मर गया? हाँ, कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें मुझे लगता है बेचारे पेशेंट को भी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। उसमें मेन मसला ये है कि वसाइल की कमी है, बजट की कमी है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनकी कमी है, व्हील चेयर, बेड्स, मेडिसिन, इन चीज़ों की कमी है। मीडिया को भी इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए, इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए, लोगों को शऊर देना चाहिए कि डॉक्टर से आप मौजा एक्सपेक्ट ना किया करें। डॉक्टर आपके मरीज को जिंदगी नहीं दे सकता, वो सिर्फ कोशिश कर सकता है। क्वेटा के अस्पताल के अंदर एक वाकया हुआ, तेजाब गर्दी का, खातून के ऊपर तेजाब गिराया गया। आप क्या कैसे देखते हैं कि एक खातून के ऊपर अगर आप तेजाब गर्दी करें या उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो एक डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर जो स्ट्रगल करके, अब बलूचिस्तान के अंदर वैसे भी एक और तरह से माहौल है, खवातीन आगे नहीं आते, तो उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो कितना एक मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? ये बहुत बड़ा, मैं तो इसको वाकया नहीं कहूँगा, ये एक सानिया है। वो तेजाब ने उसका बच्ची बिचारी का उसका कोई चेहरा नहीं झुलसाया, उसके पूरे फ्यूचर, उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी को जला दिया है। अब वो मैं आप आमिर भाई आपसे पूछता हूँ, आप घर में बैठे हैं, आप सेफ्टी फील करते हैं। डॉक्टर का घर होता है, उसका अस्पताल, वो जिस रूम में, ऑफिशियल रूम में बैठा होता है, वहां पे वो तहफ़्फ़ुज़ फील करता है। अगर वहां पे भी वो एक डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ फील नहीं करता, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कोई अस्पताल भी इतने महफूज रहे हैं कि डॉक्टर पाकिस्तानी वहां पे काम कर सके। वो डॉक्टर बेचारी मुझे लगता है वहां पे तहफ़्फ़ुज़ फील कर रही थी। इस सानहे के बाद पाकिस्तान के बाकी डॉक्टर्स में भी ये खौफ पैदा होता है,
बाकी भी कोई अपनी फीमेल बच्ची को ड्यूटी पे भेजता है तो उसके दिल में भी एक खौफ रहेगा कि मेरी बच्ची रात को ड्यूटी पे जा रही है कि कोई जानवर आके इसको नोच ना ले, इस पे एसिड अटैक ना कर दे, इस पे तशद्दुद ना कर दे। इस पे मुझे लगता है हुकूमत को देखना चाहिए, सिक्योरिटी जो इक़दामात है उनको ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, किसी के ऊपर तेजाब गिराया जाता है या उसके ऊपर एक्सीडेंटली एसिड अटैक हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए देखने वाले को, अगर कोई साथ मौजूद है, या उसी शख्स को जो मुतासर है उसको क्या क्या करना चाहिए कि वो उसके जो नुकसानात हैं वो कम हो जाए? एसिड अटैक में सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने जिसको जाके रेस्क्यू करना है उसका पहले सराउंडिंग देख लें। नीचे अक्सर तेजाब गिरा होता है, आपके पास कोई ग्लव्स हैं, कोई कपड़ा है या कोई शॉपर वाले ग्लव्स हैं, वो आप हाथ पे पहन के जाके उसको पहले रेस्क्यू करें। सबसे पहले उसके आपने जो एसिड वाले उसने कपड़े पहने हुए हैं, जहाँ पे तेजाब गिरा हुआ है, उनको रिमूव कर दें। उसके बाद जहाँ पे तेजाब गिरा है उसको 20 से 30 मिनट फ्रेश वाटर के साथ वॉश करना है। और वॉश भी इस तरह करना है कि आप पानी गिरा रहे हो तो वो पानी दूसरे जो नॉर्मल हिस्सा है जहाँ पे तेजाब नहीं गिरा उस साइड पे ना जाए, दूसरी साइड पे जाए। एक तो ये करना है। बाकी जो वीडियोस लोग बनाना शुरू कर देते हैं, वीडियोस नहीं बनानी। दूसरा जो आपने करना है कि जो एक मिथ बनी हुई है कि करीमे लगा देते हैं, मक्खन लगा देते हैं और ये इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, ये नहीं लगानी। उसके बाद फ़ौरन आप 1122 कॉल करें, उसको बर्न्स आपका जो कंसर्न बर्न यूनिट है वो विक्टिम को वहाँ लेके जाए। किसी भी शख्स के ऊपर अगर तेजाब गिरता है बॉडी के ऊपर तो सबसे पहले क्या होता है, जो मरीज होता है, मुतासरा शख्स होता है, उसको क्या फील होता है, क्या क्या उसको तकलीफ होती है? देखिए, लोग समझते हैं तेजाब आग की तरह नहीं जलाता। तेजाब जब गिरता है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये आपकी जो मसल्स हैं ये प्रोटीन के साथ बने होते हैं, ये वो जाके प्रोटीन को डिहाइड्रेशन करता है, प्रोटीन और मसल से पानी सारा खींच लेता है, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है तो वो बर्न की तरह फील होता है। ठीक है। तो ये इवन आपके पट्टों को, इवन आपके हड्डियों को भी जला देता है। अच्छा। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और बहुत हाईली इमरजेंसी होती है। इसमें सिर्फ चेहरा नहीं इंसान का जलता, वो पूरी बॉडी को भी जला सकता है। अगर तेज़ाब जो होते हैं इनके भी कोई अक़साम होती हैं जो इसके बॉडी के ऊपर गिरती हैं, या ये जो इस तरह से यूज़ किया जाता है, ये कौन से तेज़ाब होते हैं और ये किस तरह से आम कैसे मिल सकते हैं किसी को? ये वैसे तो एसिड होते हैं, इन पे मुझे लगता है पाबंदी होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड होता है और भी काफ़ी सारे एसिड होते हैं, अल्कली भी इवन जलाते हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी हुकूमत को ट्रैक करना चाहिए। ऐसे बिला वजह किसी को ये इतने कंसनट्रेटेड तेज़ाब जो है मार्केट में नहीं मिलने चाहिए, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, एक अस्पताल के अंदर किसी खातून के ऊपर अगर तेज़ाब गिराया जाता है तो वो एक खातून, एक डॉक्टर है, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, उसके बाद वो मरीज़ों की ज़िंदगी भी बचा रही है। अब एक खातून के ऊपर इस तरह से अटैक होता है तो और जो ख़वातीन हैं वो अपने फ्यूचर के लिए, अगर वो भी डॉक्टर बन रही हैं, वो किस तरह सोचेंगी, उनके जो थिंकिंग है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मुआशरा के जो वालदैन हैं वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं स्कूल के लिए, स्टडी के लिए, या हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बन रही हैं, तो वो कितना नुकसानदेह होता है? ये बहुत खौफ पाया गया है इस वाक़े के बाद। ये वाक़या नहीं बल्कि सानिया हुआ है। अब तो काफ़ी लोग डॉक्टर में इवन जो फीमेल जाती हैं नाइट ड्यूटी पे, या इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात या इस तरह के एसिड के अटैक तो हम सुन रहे हैं ना पहली दफ़ा। पहले तो इस तरह के इतने दिल खराश वाक़यात नहीं होते थे। ये मुझे लगता है अब डॉक्टर कम्युनिटी में इस चीज़ का बहुत खौफ होगा जब तक हुकूमत डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, या बहर इवन मुझे लगता है सिक्योरिटी गार्ड या इवन रेंजर्स तक इनको तैनात करने चाहिए। ये थानों में, अदालतों में, हर जगह पे इन्होंने इतने हाईली गार्ड और रेंजर्स तैनात की होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर देखें अवाम फौत होती है। अदालतों के अंदर, थानों के अंदर अवाम मरती नहीं है, अस्पताल के अंदर अवाम मरती है। यहाँ पे लोगों के इमोशंस पीक पे होते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम में अब वैसे भी थोड़ी सी अदम बर्दाश्त है, लोग बर्दाश्त नहीं करते, इमोशंस हैंडल करने का इनको तरीका नहीं है, कम्युनिकेशन गैप होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तो वहाँ पे तशद्दुद, इस तरह के वाक़यात फिर रूनमा होते हैं। अच्छा, मोस्टली अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, देहातों की बात करें, वहाँ पे अताई डॉक्टर्स हैं और अताई डॉक्टरों की वजह से वाक़यात भी रौनमा हुए हैं, लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये अतायत जो है ये मुआशरे के लिए और जो सही डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितना नुकसान है, उनके लिए कैरियर के ऊपर भी धब्बा लगा जाती है। एक अताई डॉक्टर की वजह से या कोई पेशेंट की डेथ हुई है तो वो तमाम डॉक्टरों के ऊपर धब्बा लग जाता है। तो वो लोगों के लिए और किस तरह नुकसानदेह, और इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, अताई डॉक्टर तो सबसे पहले जो हमारे सादा लोग हैं उनको लूटते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया डॉक्टर और पेशेंट के बीच में सरकारी अस्पताल में तो थोड़ा गैप है। अवाम जाती है, उन्हें लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए सरकारी डॉक्टर से, वो फिर अताई के पास चले जाते हैं। अताई नब्ज भी पकड़ता है, इवन मालिश भी उनकी कर देता है, इवन उनका सर भी दबा देता है। उन्हें लगता है ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, या इसने हमारी दवाई जो है, हमारी मर्ज जो है पहचान ली है। फिर वो बाद में जो उनको कुश्ते देता है रगड़ के, या मट्टी वाली गोलियां देता है, वो भी मुझे लगता है खाने में उनको टेस्टी लगती होंगी। वो अंदर चूरन शूरन डाल के जो देते हैं उनको खाने में भी वो इजी लगता है, और उसने मुतमैन भी कर दिया और फीस भी उसने 50-100 चार्ज कर ली, तो वक्ती तौर पे तो उन्हें शायद आराम भी मिल जाता होगा। वो स्टेरॉइड्स या पेन किलर रगड़ के दे देते होंगे, तो वो वहाँ से सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारे सादा लोग जो हैं वो जहाँ से जल्दी सेटिस्फाई होते हैं, उन्हें डॉक्टर भी वो अच्छा लगता है। तो फिर इस वजह से मुझे लगता है
अताई लोगों की भी प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, आप दिल के डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपनी, आप इसके ऊपर बात भी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक्स की शरह वो बढ़ती जा रही है, आपने इसकी परसेंटेज ही बताई हुई है। वजूहात क्या हैं, क्यों नौजवान जो है हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, इसकी बेसिकली वजूहात क्या हैं? हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो कई साल पहले ये शरह बहुत ज़्यादा कम थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आमिर भाई बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। हार्ट अटैक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले हम सोचते थे कि हार्ट अटैक 60-70 से ऊपर जाके बुढ़ापे की बीमारी है। अब मुझे लगता है हार्ट अटैक बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही, ये नौजवानों की बीमारी है। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ओवरलोड हो जाता है कार्डियोलॉजी सेंटर भी। अगर आप डाटा निकालें तो आपको ऐसे यंग पेशेंट मिलेंगे जो हार्ट अटैक के साथ आए हुए हैं। इनमें मेन वजूहात में सबसे पहले तो डाइट है, जो बम खाते हैं हम, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, घी और ये सारी चीजें बहर वाली, ये है। दूसरी वजह स्मोकिंग और वेप कल्चर है। अच्छा। यंग लोग जो फैशन के लिए वेप पीते रहते हैं, उनको पता नहीं वेप अंदर से किस तरह जला रहे चीज़ों को। अच्छा। तीसरी वजह आपकी है, कुछ विटामिन है, नई रिसर्च आई है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यंग लोगों में बहुत आम हो रही है। अब विटामिन B12 की कैसे डेफिशिएंसी होती है? डेफिशिएंसी देखें, विटामिन B12 आपका मीट में होता है, रेड मीट में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप डाइट का ख्याल यंग नहीं रखते आजकल जिस तरह फ्री लांसिंग और ये चीज़ें हो रही हैं, सारी रात आप स्क्रीनों के आगे बैठे हुए हैं, खुराक का कुछ ख्याल नहीं है, स्नैक्स स्नूक्स खा के टाइम गुजार देते हैं, तो विटामिन की कमी होती है। विटामिन B12 वह विटामिन है जो आपको हार्ट अटैक काज करवा सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, जो इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो इसको पूरा कैसे किया जा सकता है? इसको पूरा इसी तरह किया जा सकता है, या आप बाहर से मल्टीविटामिन ले लें, या आप थोड़ा सा अपनी डाइट को बैलेंस करें, उसमें बड़े गोश्त और रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़्यादा मतलब ये है कि आपने इतना भी नहीं खा लेना कि पेट आपको फूल जाए, कि रूटीन में जितना आपको रिक्वायर है वो आप इतना ही इस्तेमाल करें, बाकी फ्रेश फ्रूट, सैलेड, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या ये भी इफेक्ट कर रही है इसके ऊपर? जैसे मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, टेंशन लेना या चीज़ों को सोचना या कोई मतलब इमोशंस को कंट्रोल ना करना, ये भी हार्ट अटैक की वजह बन रही है? एग्जैक्टली ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन पे स्ट्रेस काज करती हैं। आप अगर 6 घंटे स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। आपकी नींद पूरी नहीं है, दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर शुगर होगा तो साथ में आपको हार्ट अटैक की वजह ज़रूर ये चीज़ें बनेगी। ये भी एक रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मैं इवन कहता हूँ कि यंग लोगों में। तो आजकल जिस तरह से दौर चल रहा है जदीद टेक्नोलॉजी का, लोग फ्रीलांसिंग या IT के काम भी करते हैं, स्क्रीन के ऊपर बैठना ही पड़ता है, मोबाइल हर किसी की ज़रूरत हो चुका है। तो आप कोई टिप्स बताएं कि किस तरह से अपनी इस लाइफ को भी हम चला लें और जो है दूसरे जो इश्यूज़ हैं या कोई सेहत के मसाइल हैं या हार्ट अटैक के इश्यूज़ हैं वो भी कम से कम हो सकें, किस तरह से बैलेंस किया जाए? पहली बात यह है कि यंग बंदे ना बर्दाश्त करते रहते हैं। हम देखें ना, यंग लोग कभी भी ब्लड प्रेशर शुगर चेक नहीं करवाते 10-10 20-20 साल, क्योंकि वो बर्दाश्त करते हैं। उन्हें लगता है यार हेडेक हो रहा है तो ब्लड प्रेशर चेक कराने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं करवाता, चलें ठीक है ऐसे रहने देते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर शुगर आपको साल में 5 से 6 दफ़ा कराना चाहिए और साथ में लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए। दूसरा, आपने जो बात की बचना कैसे है, आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखें। आपने अगर 3 घंटे स्क्रीन पे देने हैं तो 2 घंटे आप आधा घंटा इवन एक्सरसाइज को भी दें। ठीक है। वो है अपने चाहे तेज वॉक कर लें, चाहे हल्का फुल्का जिम कर लें, ये आप एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में लाजमी रखें। और साथ में आपने ठीक है बैठना है, लॉन्ग टाइम बैठना है वो बैठें, लेकिन आप में फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। और डाइट में जो है स्नैक्स और ये तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़े, इनको छोड़ दें, फ्रेश फ्रूट सैलेड्स पे आ जाएं। तो मुझे लगता है ऐसा करने से आप थोड़ा सा ना हार्ट अटैक वाले रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा अनीस भाई, ये बताइएगा, एक जगह पे कोई शख्स मौजूद है और उसको अचानक हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाता है, तो सबसे पहले जो साथ वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपके सामने कोई बंदा गिरता है तो सबसे पहले आप देखें, वो सराउंडिंग का जायज़ा ले लें कि सराउंडिंग में कोई नंगी तार या इस तरह कोई पॉइजन ना पड़ा हो। वो आपने विद इन नो टाइम आपने अंदाज़ा देख लिया, जाके आपने बंदे को जगाना है, हिलाना है, उससे पूछना है कि भाई आपको क्या हुआ है। आप देखें वो अगर आंखें भी नहीं खोल रहा, फिर आपने उसकी पल्स देखनी है, पल्स भी नहीं फील हो रही है आपको, तो फ़ौरन से आप उसका CPR स्टार्ट कर दें। CPR का तरीका आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, मेरी वीडियोस में भी मैंने 100 दफ़ा बताया हुआ कि आपने CPR पेशेंट को कैसे देना है। CPR कैसे दे सकते हैं? शॉर्ट कोई तरीका है? आप शॉर्ट तरीका ये है कि आपने ऐसे अपने 2 जो उंगलियां हैं इनको इंटरलॉक करना है, इनको एक्सटेंड कर दें और चेस्ट के सेंटर पे अपना पहला हाथ रखें, उसके बाद उसके ऊपर ये दूसरा हाथ रखें और दबाना स्टार्ट कर दें। इतना ज़ोर से दबाएं कि आपको फील हो चेस्ट 1 से 2 इंच नीचे जाते हुए। अच्छा। तो उसको फिर वापस आपने रिकॉइल होने का मौका भी देना है। और साथ वाला अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है तो शाउट करके उनको इमरजेंसी के लिए कॉल करें कि आप 1122 कर ले, इमरजेंसी पहुंचे। आपने CPR तब तक करते रहना है जब तक आप थक नहीं जाते या कोई वहाँ पे इमरजेंसी या रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच जाती। तो CPR से फौरी क्या फ़ायदा होता है? फौरी ये फ़ायदा होता है कि CPR जब आप दे रहे होते हो ना, तो आपका ये चेस्ट जब रिकॉइल होती है तो हार्ट भी वो कर रहा होता है। आप एक ऐसा समझ लें आर्टिफिशियल पंपिंग कर रहे हैं हार्ट की।
तो जब आर्टिफिशियल पंपिंग करते हैं हार्ट की, तो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन में और बाकी जो है ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, शादीशुदा अफराद और गैर शादीशुदा अफराद इनमें सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है हार्ट अटैक आने के इशूज़ या जो ब्लड प्रेशर के ये मामला होते हैं? कहते हैं कि जब शादीशुदा जो अफराद होते हैं या ज़्यादा एजेड लोग होते हैं उनके अंदर ये इशू ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एजेड में यही है आमिर भाई, अगर आप 50-60 की बात करें तो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है एज के साथ। लेकिन अगर आपके साथ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, फैमिली हिस्ट्री है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर यंग में भी है तो यंग एज में भी हो सकता है, चाहे आप मैरिड हैं या नहीं है। तो मुझे लगता है मैरिड होने के साथ हार्ट अटैक का इतना रिलेशन नहीं है। जो रिस्क फैक्टर है, अगर रिस्क फैक्टर आपके अनमैरिड को हैं तो उसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर रिस्क फैक्टर जो बताए हुए हैं वो मैरिड में है तो मैरिड को भी हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, कोई आप डाइट बताइएगा जो शुगर के लोग हैं या जिनको हार्ट अटैक अगर आता है वो किस तरह से अपनी डाइट को लेके चलें और किस तरह से रूटीन को बनाएं? अगर वो यंग लोग हैं तो किस तरह से अपनी लाइफ जो है चला सकते हैं? डाइट का एक ही रूल बनाए, सिंपल और सादा। सिंपल सादा में आपकी सब्जियां हैं, आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपका फ्रेश सैलेड है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके, इससे ये है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहेगा, शुगर मरीज को है तो शुगर भी बेहतर रहेगी, आपका वेट गेन भी नहीं होगा, ओबेसिटी है तो वो भी कम होती रहेगी। सिंपल सादा खुराक रखें। बाकी ये टोपी ड्रामे, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, विंग्स, ये इनसे आप बचें। अच्छा, जो लोग वेप पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हार्ट अटैक के कितने खतरात बढ़ जाते हैं? इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वेप या स्मोकिंग की वजह से होती है? वेपिंग या स्मोकिंग ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यंग पेशेंट में हार्ट अटैक काज करवाने का। वेपिंग पे अभी इतनी ज़्यादा रिसर्चेज नहीं हुई क्योंकि ये कोई नया ही मार्केट में आई हुई है ड्रामा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज को, आपके दिल की या बाकी नसों की जितनी भी ऑर्गन्स की आर्टरीज हैं उनको ये सख्त करता है, उसको ब्लॉकेज करने का बहस ये बन सकता है। तो ये खतरनाक चीज़ है। इससे पहले शीशा और इस तरह का कल्चर भी था, वो भी इसी के हवाले से इफेक्ट काज कर। देखिए ये सारी ना स्मोकिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। शीशे में भी टोबैको इस्तेमाल होता है और सिगरेट में भी टोबैको इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ पे टोबैको इस्तेमाल होगा वो आपको डैमेज करेगा, उसमें आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको बाकी कैंसर वाले मूजी मर्ज भी हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो वेपिंग का कल्चर आजकल आम हो चुका है नौजवानों के अंदर, ये वेपिंग और स्मोकिंग इसके कितने नुकसानात हैं और क्या ये भी नौजवानों के अंदर जो हार्ट अटैक के मसाइल बढ़ रहे हैं इनकी वजूहत बन रही हैं? देखिए आमिर भाई, वेपिंग आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वेपिंग आजकल लोग ना फैशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यंग लड़के वेप लगाया हुआ है, वो इसको फैशन समझ रहे हैं। वो मुझे लगता है फैशन नहीं है, वो जितना अंदर से खुद को डैमेज कर रहे हैं वो उनको इमेजिन ही नहीं है। हार्ट अटैक जब आपको होता है, आपके दिल की नालियां तंग होती हैं, वहाँ पे क्लाट बनता है, उसके बाद जाके हार्ट अटैक होता है। वेप क्या करता है, आपके दिल की नालियों को जाके जला देता है या वहाँ पे तंगी पैदा करता है, उसके बाद वहाँ पे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। वेपिंग पे इतनी सारी रिसर्च अवेलेबल्स नहीं है, इसी वजह से यंग लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है। लेकिन आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी देखें, आप जर्नल्स पढ़ें तो वहाँ पे ये साबित हुई है बात कि ये ई सिगरेट या वेपिंग इक्वल डेंजरस है, इक्वल टू स्मोकिंग। लोग कहते हैं कि भाई आप सिगरेट छोड़ दो, वेप पे आ जाओ, वेप अल्टरनेटिव है। एक तो और भी कोई ट्रेंड निकले हुए हैं, कोई वो इसको मतलब यहाँ पे रखने के लिए कोई यूज़ होती है, कोई वीलो टाइप या इस तरह की, उसके अंदर भी टोबैको या इस तरह की निकोटीन इस्तेमाल की जाती है, उनके किस तरह नुकसान? वीलो देखें, वीलो में मुझे लगता है टोबैको नहीं होता, उसमें निकोटीन और मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स के आर्टिफिशियल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्लेवर्स टाइप, वो हाईली एडिक्टिव है। अच्छा, अगर आप इस्तेमाल करते तो लोग कहते हैं कि आप यार सिगरेट छोड़ दो, वीलो पे आ जाओ। मुझे लगता है दोनों ही एक चीज़ है। आप सिगरेट छोड़ रहे हो, वीलो पे आ रहे हो, एडिक्टिव है दोनों। उसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके हार्ट दिल की धड़कन को बहुत तेज़ बढ़ा देता है। अच्छा। इससे आपकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है। अगर आप पहले से दिल के मरीज़ हैं तो आप अपना हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इससे और भी दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं वीलो से। ये भी मुझे लगता है बहुत डेंजरस चीज़ है, इस पर भी पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अगर किसी शख्स को पेन होता है तो वो कैसे पहचान करेगा कि ये उसको हार्ट अटैक का पेन है या उसको वैसे कोई पट्टे का नॉर्मल की मसल का पेन है या उसको स्टमक पेन हो रहा है? किस तरह पता चलेगा? पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए छाती के दर्द की तो बहुत सारी टाइप्स हैं। ये कॉमन अवाम को पता होना चाहिए कि ये मुझे दिल का दर्द हो रहा है या किसी और चीज़ का दर्द हो रहा है। दिल का दर्द हमेशा देखें सेंट्रलाइज होगा, आपको पूरी छाती में फील होगा। आपको ऐसे फील होगा जैसे छाती के ऊपर किसी हाथी ने पैर रख दिया है। अच्छा। या किसी ने प्रेशर दिया हुआ ऊपर, पूरी छाती के ऊपर? पूरी छाती के ऊपर फील होगा। आप ऐसे नहीं पॉइंट आउट नहीं कर पाओगे। अगर आपको फील होता है कि यहाँ पे दर्द है, उंगली से आप बता सकते हो, तो ये भी दिल का दर्द नहीं है। दूसरा यह है कि आपका दर्द का किसी के साथ रिलेशन है, किसी चीज़ के साथ। आप बाजू मोड़ते हो, उठते बैठते हो, खांसते हो, इससे आपका दर्द बढ़ता या कम होता है, तो ये भी दिल का दर्द नहीं हो सकता। दिल का दर्द हमेशा कांस्टेंट होगा। या वो रेडिएट करेगा, आपका बाजू की तरफ जा रहा है रेडिएट करते हुए, नेक की तरफ जा रहा है या आपके जा की तरफ आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक या दिल के दर्द की
निशानी होती है। तो ये फिर बढ़ता भी है या बेहोश करता है, आगे क्या करता है, फिर क्या काज करता नहीं, बेहोश भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट काजेज़ हैं उसकी। अगर सीवियर आपको सेंट्रलाइज़ चेस्ट पेन है तो आप समझ जाएँ कि ये दिल का ही दर्द है। है? अच्छा, अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है और वो घर में अकेला है, तो फर्स्ट एड वो कैसे ले और खुद अकेले कैसे मैनेज करे? देखिए, अगर आपको फ़ील होता है कि आप रिस्क फैक्टर लेके फिर रहे हैं और आपने पहचान लिया कि मुझे दिल का ही दर्द हो रहा है, तो जो भी काम कर रहे हैं उसको फ़ौरन छोड़ दें। आप ज़मीन पर बैठ जाएँ, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर साथ कोई है उसको कह दें कोई आपको डिस्प्रिन दे दे या एनजीसेड की टैबलेट आपने ज़बान के नीचे रख देनी है। अच्छा। आपने दीवार के साथ पीछे खुद को टेक लगा लेनी है, अपनी जो है टांगें पीछे की तरफ मोड़ लें। इससे ये है कि जो आपका पूरा ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो दिल की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद फ़ौरन से जो साथ वाला बंदा हो या किसी को आप कह दें 1122 फ़ौरन कॉल करें। खुद से ड्राइव करके मत लेके जाएँ उसको, क्योंकि जो भी आपका साथ में खड़ा होता है वारिस, वो परेशानी में होता है। कहीं भी आपकी गाड़ी लग सकती है तो मामलात और वर्स हो सकते हैं। 1122 का वेट करें, उसके बाद फ़ौरन उनको इमरजेंसी लेके जाएँ।